हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेरेंटा आईएएस के इस करंट अफेयर्स के अमेजिंग सेशन में, जहां कंटेंट होता है शार्प और एनालिसिस होता है बहुत ही वर्ल्ड क्लास। ये सेशन उन सभी सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए है जो टाइम स्टार्व्ड बट टारगेट ड्रिवन है, जो चाहते हैं हर करंट इश्यू को समझना एग्जाम के लेंस से विथ फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आज के सेशन में हम कवर करेंगे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के एग्जाम में। सबसे पहले देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग में बढ़ने के बावजूद भी पुअर सेंट्रिक सर्विस क्यों फेल हो रही है, which is deeply linked with health and governance। फिर एक्सप्लोर करेंगे कि साउथ एशिया का एक क्रॉनिक इशू इंट्रा रीजनल ट्रेड की कमी और क्यों सार्क का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अब तक एक सपना ही बना रहा है। तीसरा टॉपिक होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, स्पेशली इन द लाइट ऑफ रीसेंट बाई इलेक्शंस। अभी फोर्थ टॉपिक है ग्लोबल जियोपॉलिटिक फ्लैश पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है और कैसे उसकी वोलेटिलिटी इफेक्ट करेगी इंडिया के ऑयल रिफाइनर्स को। और एंड में एक पजलिंग इकोनॉमिक पैराडॉक्स, जब इन्फ्लेमेशन गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, what does that mean for policymakers and aspirants as well? So these are the 5 important topics we are going to have a deep discussion on। अब ये सारे टॉपिक्स लिंक्ड रहेंगे जीएस पेपर 2 से और 3 से भी, इकोनॉमिक से भी डायरेक्टली रिलेटेड है। हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ऐसे ही आर्टिकल्स के साथ करनी होती है, तो स्टे ट्यून्ड। बिना किसी देरी किए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग दैट फेल्ड टू यील्ड प्रो पुअर सर्विसेज इन इंडिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हेल्थ पॉलिसी, इनइक्वालिटी और गवर्नेंस के इंटरसेक्शन पे बहुत ही एक इंटरसेक्टेड टॉपिक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि पैसे होने के बावजूद हम पुअर फ्रेंडली आउटकम्स क्यों नहीं ला पा रहे हैं और इसका यूपीएससी के लिए क्या रेलेवेंस है। विल ट्राई एंड डिकोड दैट। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, दैट इज पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग और उसका एक पुअर सेंट्रिक इम्पैक्ट। एक रीसेंट बेनिफिट इंसिडेंस एनालिसिस ने ये बताया कि डिस्पाइट सरकारी हेल्थ स्पेंडिंग गरीबों तक उसका फायदा इफेक्टिवली नहीं पहुंच रहा है। तो जनरली ये माना जाता है कि पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली गरीबों के लिए होती है, पर ये स्टडी इसी अजम्पशन को चैलेंज कर रही है। क्या पब्लिक मनी से फंडेड हेल्थ सिस्टम सच में इक्वल है? जवाब है नो। स्टडी के कुछ हाइलाइट्स देखिए आप। आउट पेशेंट केयर जो है उनमें थोड़ा प्रो पुअर बायस दिख रहा है, बट when it comes to inpatient services जैसे hospital admission हो गया, spending becomes more pro rich especially in urban areas। अब इसका मतलब ये है कि रूरल और अर्बन के बीच में, रिच और पुअर के बीच में एक बहुत ही एक्सेस और बेनिफिट दोनों में डिस्पैरिटी दिखी। हाउ वी नीड टू कनेक्ट द डॉट्स यहाँ पे है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम का मेन मकसद क्या होता है, इक्विटी इंश्योर करना। लेकिन अगर अर्बन एरियाज में प्राइवेट फैसिलिटीज डोमिनेट कर रही हैं, तो और रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है, तो नेचुरली जो है रिच को मोर बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम गवर्नमेंट सब्सिडीज इवन इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पे इफ यू हैव टू पॉन्डर ऑन अ थॉट, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने एक वेलफेयर स्टेट का मॉडल अडॉप्ट किया था, लेकिन इवन टुडे जहाँ पे पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर सिर्फ 1.28% ऑफ जीडीपी है, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का टारगेट था 2.5 बाय 2025। तो फिर डिलीवरी लेवल पे जो लीक हो रही है, इसकी वजह से ये टारगेट अनअचीवेबल हो गया है। तो ये था एक बहुत ही शार्प रियलिटी चेक ऑन इंडियाज हेल्थ स्पेंडिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि बेनिफिट इंसिडेंस एनालिसिस जो है BIA, उसका मतलब क्या होता है और ये हेल्थ केयर के कॉन्टेक्स्ट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। BIA एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो इवैल्यूएट करता है गवर्नमेंट की सब्सिडीज और पब्लिक एक्सपेंडिचर के फायदे सोसाइटी के किन सेगमेंट्स को मिल रहे हैं। अब ये एक इक्विटी ऑडिट टूल की तरह काम करता है, जिसमें आप देखेंगे क्या गरीब लोग पब्लिक स्पेंडिंग का मेन बेनिफिशियरी बन पा रहे हैं या ये सब्सिडीज ज्यादातर अमीर लोगों तक सीमित है। ये
वो आंसर करता है। हेल्थ केयर का जो संदर्भ में बीआई का जो स्टडीज होता है ना, उनमें वो दो तरह के सर्विसेज को कंपेयर करते हैं। एक होता है आउट पेशेंट केयर, यानी जब आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, जैसे ओपीडी विजिट होती है कंसल्टेशन के द्वारा वैसे। और होता है इनपेशेंट, यानी जब आपको हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए होता है, जैसे कोई सर्जरी के लिए या कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो, तो दैट वे। यहाँ पे ग्राफ क्लियरली बताता है कि डिफरेंट सर्विसेज का इनकम ग्रुप्स के अक्रॉस ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बना हुआ है। अभी क्या हो जाता है, ज्यादा मिडिल और अपर इनकम ग्रुप्स को मिल रहे हैं सारे फैसिलिटीज, जबकि कुछ में बहुत स्लाइसली बेटर डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है, बट पुअर आर स्टिल एक्सक्लूडेड। अब व्हेन वी सी दिस पॉइंट ना, कि आप ये सोचिए कि पब्लिक सिस्टम का गोल होता है हम पुअर लोगों तक हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाएं। तो अगर ज्यादा सब्सिडाइज सर्विस एक्चुअली रिच लोगों को बेनिफिट कर रहा है, तो सिस्टम में कुछ ना कुछ फ्लॉड है, या तो एक्सेस में कोई प्रॉब्लम है, या कोई अवेयरनेस ही नहीं है पुअर लोगों में। तो ये एनालिसिस पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। जैसे आयुष्मान भारत जैसे स्कीम्स हो गए, उनका जो रियल इम्पैक्ट है वो मेजर करने के लिए ये टूल बहुत ही फायदेमंद होता है। तो बीआई सिर्फ एक डेटा टूल की तरह नहीं, ये एक मिरर है हेल्थ सिस्टम का और उनकी डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस का भी। अब तक हमने देखा कि हेल्थ स्पेंडिंग जो है उसके बेनिफिट्स गरीब तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन अब समझते हैं कि प्रॉब्लम का मेन बॉटलनेक क्या है। अब यहाँ पे हमने ये 3 पॉइंट्स निकाले हैं जो चैलेंजेस है, हाईलाइट करते हैं इंडिया के पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क को लिमिट कर कैसे हो रहा है। लो बजट एलोकेशन सबसे पहला चैलेंज, पैसे ही कम है। सिर्फ 1.2% का अगर जीडीपी का हिस्सा हेल्थ पे खर्च होगा, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने रेकमेंड किया था कि 2025 तक 2.5% होना चाहिए। कंपेयर करें तो ग्लोबल एवरेज इंडिया इज स्पेंडिंग वे बिलो इवन द मिडिल इनकम कंट्रीज बेंचमार्क। अभी सिंपल यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगर फंडिंग ही कम रहेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर सब पे इफेक्ट होगा इसका। सेकेंड है अर्बन रूरल डिस्पैरिटी, ये बहुत ही ये सभी जगह आप देखोगे, ये जो भेदभाव आप देख रहे हैं, अर्बन एरियाज में आपको मिलेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स लैब्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, लेकिन रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ही या तो अंडर स्टाफ्ड होते हैं या डिसफंक्शनल होते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, पैची एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब जिसका इफेक्ट होता है सर्विस डिलीवरी के गैप्स में भी। अभी थर्ड चैलेंज है इनइक्विटेबल बेनिफिट्स, तीसरा शायद सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब पैसा खर्च भी हो रहा है तो उसका बेनिफिट रिस्क ज्यादा रह रहे हैं। आउट पेशेंट केयर जो है थोड़ा प्रोपोर दिख जाता है, लेकिन इनपेशेंट सर्विसेज का क्या, सर्जरीज एक्सेट्रा, स्पेशली इन अर्बन पब्लिक हॉस्पिटल्स, वो रिच को ही बेनिफिट करते हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम एक बहुत ही अनफुलफिल्ड प्रॉमिस बन गया है, जिसमें लो स्पेंडिंग, रीजनल इनइक्वालिटी और रिच सेंट्रिक जो आउटकम्स होते हैं, उन्होंने क्या किया है, इसको इम्पैक्ट कर दिया है, और बहुत ही वो जो पॉलिसी का मेन पर्पस था उसको ही डाइल्यूट कर दिया। अब जो ये हेल्थ केयर का स्पेंडिंग इश्यू है ना, सिर्फ नंबर्स का हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे, ये डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी एफिशिएंसी का भी सवाल है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो चैलेंजेस तो हमने समझ लिए, तो इसका अभी सोल्यूशन क्या हो सकता है, कोई फ्यूचर रोड मैप है, ये हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हमें हेल्थ केयर को ट्रूली इक्विटेबल बनाना है तो हमें ये सारे टारगेटेड एक्शंस लेने होंगे, पॉलिसी रिकैलिब्रेट करनी होगी। सबसे पहला जरूरत ये है कि एविडेंस बेस्ड फंड एलोकेशन हो, डेटा ड्रिवन अप्रोच से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि सेगमेंट को, कौन से सेगमेंट को कितना पैसा चाहिए, तो उस हिसाब से रीअलोकेशन हो। अब इससे बनेगी एक बहुत ही इंक्लूसिव पॉलिसी आर्किटेक्चर, जिसमें इक्विटी को सेंटर पे रखा जाएगा। टारगेटेड इंटरवेंशन माने वो अंडर सर्व्ड रूरल रीजन्स में जहां पे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हम लॉन्च कर सकते हैं, जहां जिसकी जरूरत वहां वैसे वैसे प्रोग्राम्स। अब रूरल एरियाज के लिए ना वन साइज फिट्स ऑल मॉडल काम नहीं करता, यहाँ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव इंटरवेंशन चाहिए। तो
दिस इज द पॉइंट। नाउ इंक्रीज स्पेंडिंग का क्या बात है कि सबसे बेसिक पॉइंट रहेगा ये कि फंडिंग को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को 2% ऑफ जीडीपी के ऊपर अगर हम लेके आएंगे तो थोड़ा सा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जो बात होती है, हर सिटीजन को बेसिक एक्सेसिबल हेल्थ केयर मिलना, वो थोड़ा सा पॉसिबल हो पाएगा। अब ये आर्टिकल से हमारे लिए टेक अवे ये है कि आपको ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप अगर कोई ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हो कि एक पॉलिसी इश्यू, मतलब अगर उसका एविडेंस बेस्ड पॉलिसी नहीं है, या जब भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात होगी तो यू कैन मेंशन दिस पॉइंट्स। तो ये था हमारा बहुत ही बेसिक और क्लियर अंडरस्टैंडिंग इनटू इंडियाज पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग एंड इक्विटी गैप्स, और टॉपिक जहां पे पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पब्लिक डिलीवरी तीनों का हमने इंटरसेक्शन देखा। सो लेट्स नाउ फोकस ऑन अनदर इश्यू जो साउथ एशिया की रीजनल स्ट्रेंथ को कंटिन्यूसली अंडरमाइन करता आया है, और वो है एक्सट्रीमली लो इंट्रा रीजनल ट्रेड। ये रीजन जिसमें सार्क जैसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, अब भी दुनिया के लिए बहुत ही लीस्ट इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक जोन है। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो इससे आसानी होती है। सार्क जो है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, कभी भी इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये बना था 1985 में, और 2006 में लॉन्च हुआ था सैफ्टा। अब ये क्या होता है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसका गोल दैट रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है। लेकिन डिस्पाइट अग्रीमेंट्स एंड डिक्लेरेशन, नंबर्स यहाँ पे कुछ और ही बात कर रहे हैं। साउथ एशिया का जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है सिर्फ 5 to 7% है, एशियान का 22% है, यूरोपियन यूनियन का 45% है, एंड नाफ्टा का 25%। यानी साउथ एशियन नेशंस एक दूसरे से ना ट्रेड कर रहे हैं, ना वो ट्रस्ट करते हैं। रीजन फॉर दिस अंडर परफॉर्मेंस इज ट्रस्ट डेफिसिट। अभी जहाँ पे हम देखते हैं स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो हमेशा टकरार होता है, जिसका डायरेक्ट फॉल आउट ट्रेड पर पड़ेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे कंट्रीज श्रीलंका जैसे हो गए जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, अफगानिस्तान की जो रेजिम चेंजेस हुए, ये सारी बातें। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, तो एलओसी टेंशंस होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होता है, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स होती है, तो ये सब भी ट्रेड पे इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अगर देखेंगे तो जहां पे हर कंट्री अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई टैरिफ्स और एनटीबीज लगा रही है। सोचने वाली बात यह है कि जहां ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एक एडवांटेज होना चाहिए, वहां पे साउथ एशिया में ये एक बैरियर बन गया है। अब आप कंपेयर करो ईयू या आसियान से, जहां ओपन बॉर्डर्स और सीमलेस लॉजिस्टिक रीजनल प्रॉस्पेरिटी के एक बहुत ही मेन इंजन बन चुका है। अब ये जो टॉपिक है, ये जो आर्टिकल है न्यूज़पेपर में, हम इसको बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। देखेंगे कि जो कुछ बॉटलनेक्स हैं वो हम इसमें क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू कैन नोट दिस डाउन। तो इंडिया का जो शिफ्ट है टुवर्ड्स बिम्स्टेक एंड बायलैटरलिज्म, इसका भी कैसे असर हो रहा है, यू कैन राइट दैट। तो ये था एक ओवरव्यू ऑफ व्हाई साउथ एशिया इज इकोनॉमिकली फ्रेगमेंटेड डिस्पाइट बीइंग कल्चरली एंड हिस्टोरिकली लिंक्ड। लेट्स सी कि सार्क इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फेल्यूर और क्या इंडिया के प्लेटफॉर्म से स्टैटिस्टिकली, मतलब ये कैसे डिसएंगेज हो रहा है ये सारे नेशंस के साथ। तो लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो बताते हैं कि साउथ एशिया का ट्रेड पोटेंशियल और उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है कितना ज्यादा मिसमैच करता है। ये बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, एक रियलिटी चेक होता है हमारे लिए। लेट्स अंडरस्टैंड। अब ये जो $339 बिलियन आप देख रहे हो, साउथ एशिया ट्रेड डेफिसिट है। साउथ एशिया का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट बढ़ के 339 बिलियन हो गया है 2022 तक के। अब ये क्या बता रहा है कि एक तरफ रीजनल ट्रेड वीक होती है, दूसरी तरफ इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जो रीजन को बहुत ही वल्नरेबल बना देगा। खास करके जो फ्यूल, एडिबल ऑयल्स और हाईटेक गुड्स में ये बहुत दिखाई देता है। 1.2 बिलियन जो है इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कोलैप्स हो गई है।
बहुत ही वरिंग ट्रेंड है ये, क्योंकि 2018 में जब 2.41 बिलियन था डॉलर्स से ट्रेड था, 2024 में 1.2 हो गया है। अब इसका रीजन तो आप हमेशा न्यूज में देखते हैं कि आजकल जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, इसका असर कैसे ये ट्रेड्स पे पड़ जाता है। यानी डिप्लोमेटिक फ्रीज का इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता है। यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। 93% अनएक्सप्लॉइटेड पोटेंशियल इन बांग्लादेश। और ये सुन के हैरानी होगी कि सिर्फ बांग्लादेश के पास ही अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ 93% अनएक्सप्लॉइटेड ट्रेड पोटेंशियल है। इमेजिन, अगर कोई नॉन टैरिफ बैरियर्स, लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स और रेगुलेटरी हर्डल्स हटा दिए गए तो साउथ एशिया के कंट्रीज आपस में बहुत ज्यादा गेन कर सकते हैं। अब हमारे लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, पर ये टॉपिक से हम ये समझते हैं कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, जहां ज्योग्राफी और डेमोग्राफी दोनों फेवर में है, लेकिन हम पॉलिसी इनर्शिया और जियोपॉलिटिक्स का पोटेंशियल उसको ब्लॉक करते जा रहे हैं। और ये जो सार्क का फ्रेमवर्क है ना, वो क्या है, उसके अंडर इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा, we'll understand that in the next slide। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब सार्क और सैप्टा जैसे फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर साउथ एशिया का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फेल क्यों हो रहा है। कुछ बैरियर्स हैं जो आई विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। अगर फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही पुराना ऑब्स्टेकल की बात करें तो भरोसा ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में डेकेड से चलता आ रहा टेंशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कारगिल अटैक, मुंबई अटैक्स, ये सारे बायलैटरल और रीजनल ट्रस्ट को पूरा फ्रैक्चर कर दिया है। जब सिक्योरिटी कंसर्न डोमिनेट करेंगे तो इकोनॉमी नेचुरली ही बैक सीट पे आ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स देखोगे आप तो कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, बॉर्डर चेक पोस्ट आउटडेटेड हो गए हैं, रोड लिंक्स लिमिटेड है। तो ये सारी बातें, ये सब मिलके जो है ट्रेड को बहुत ही एक्सपेंसिव कर देंगे और बहुत ही अनरिलायबल भी बन जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो इंडिया और नेपाल का, या फिर इंडिया और बांग्लादेश, इसके इसके बीच में ना, ये दोनों नेशंस के बीच में फ्रेट, वेगन्स और पोर्ट एक्सेस काफी रेस्ट्रिक्टेड है। अभी कभी भी अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करते हैं तो सिर्फ टैरिफ्स ही नहीं बल्कि हिडन ट्रेड बैरियर्स भी इंटीग्रेशन को ना ये हर्ट करेंगे। जैसे कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेबलिंग रूल्स बना दिए, सैनिटरी ये सारे इश्यूज को रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए, या कस्टम को डिले कर दिया, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म होता है। तो ये सब मिलके क्या करेंगे, कॉस्ट और टाइम दोनों इंक्रीज कर देंगे। अगर फोर्थ पॉइंट देखोगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, साउथ एशिया में गवर्नमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाती है और नए लीडरशिप के साथ नए ट्रेड प्रायोरिटीज आ जाते हैं। आप देखना एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका का डेट क्राइसिस हो, पाकिस्तान का जो अनस्टेबल पॉलिटिकल रेजीम है, अफगानिस्तान का सडन रेजीम शिफ्ट करना, ये सारा जो है बहुत ही इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को और एक्सपोर्टर्स को तो कॉन्फिडेंस भी नहीं मिलेगा ये सारे एनवायरमेंट के चलते। तो ये आप ना कभी अगर इंडिया का नेबरहुड रिलेशंस कैसे हैं, या ऐसे कोई सवाल आ जाएगा कि व्हाई हैज सार्क फेल्ड टू डिलीवर ऑन इट्स इकोनॉमिक एजेंडा, ये सारे क्वेश्चंस पे आप ये 4 चैलेंजेस अच्छी से लिख सकते हो। तो बैरियर्स क्लियरली हैं, लॉजिस्टिक और पॉलिसी और पॉलिटिक्स और ट्रस्ट, ये सारे। हम आगे देखेंगे कि इंडिया का ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन सिर्फ सार्क है या बियॉन्ड सार्क रीजनलिज्म भी एग्जिस्ट करता है। सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि चैलेंजेस क्या है, तो हम बात करेंगे कि फ्यूचर क्या हो सकता है रीजनल कोऑपरेशन का। साउथ एशिया के लिए एक फ्यूचर रेडी रोड मैप क्या हो सकता है, जहां ट्रेड और टेक्नोलॉजी ये दोनों का हम साथ में लेके जा सके। अगर हम पीस और प्रॉस्पेरिटी को लिंक करें तो रीजनल पीस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरलिंक्ड होते हैं हमेशा। जब ट्रेड होता है तो ट्रस्ट बिल्ड हो ही जाता है, और जब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होती है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने को बहुत इजी वे मिल जाता है। लेकिन ट्रेड वीक हो जाएगी तो पॉलिटिकल डेडलॉक्स और ज्यादा डीपेंड हो जाएगा। अब ये दैट्स द साइकिल साउथ एशिया इज करंटली ट्रैप्ड इन। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक रोल है, आप देखोगे इंडिया के पास पोटेंशियल है बनने का एक रीजन
ये रीजन का एक इकोनॉमिक इंजन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या लॉजिस्टिक हो। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? वी वांट प्रॉक्सिमिटी बेस्ड ट्रेड टू अनलॉक। सार्क के मैकेनिज्म को रिफॉर्म करना पड़ेगा या फिर एक्टिवली एंगेज करना होगा विद बिम्स्टेक। बिम्स्टेक अब इंडिया की जो है एक्ट ईस्ट प्लस नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रेटेजी का की पिलर बनता जा रहा है। अब इसमें ना हम लोग वे फॉरवर्ड अगर इसकी बात करेंगे तो हम लोग जो साफ्टा है उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड ज्यादा रियलिस्टिक बनता है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकेंगे, पोर्ट्स, रेल कॉरिडोर्स जैसे। नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो हटा देंगे। उससे क्या होता है, हम कॉम्प्लायंस कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाएगी और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब इस थीम से प्रीलिम्स में ट्रेड ग्रुपिंग्स पे एमसीक्यूज आ सकते हैं और मेंस में सार्क पे क्वेश्चन आ ही जाता है कि कैसे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, सार्क का इफेक्ट उस पे क्या है, वो सब। तो ये जो साउथ एशियन रीजनलिज्म का एक कंप्लीट एनालिसिस किया हमने, जिसमें हमने देखा कि ट्रस्ट से लेकर ट्रेड तक और पॉलिसी से लेकर पॉलिटिक्स तक कैसे ये एक हम ट्रैप में फंस चुके हैं। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इशू ऑफ द डे, हम बात करेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो इंडिया के डेमोक्रेटिक बैकबोन का गार्डियन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली जो बाई इलेक्शंस हुए ना गुजरात, केरला, पंजाब और वेस्ट बंगाल में, ईसीआई ने काफी इनोवेटिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए। अगर बात हो ट्रांसपेरेंसी की या पब्लिक ट्रस्ट की और पोल इंटीग्रिटी को इंश्योर करना, ये जो इनोवेशंस देखे आपने, 100% वेबकास्टिंग, हर पोल का हर पोलिंग बूथ पे रियल टाइम वीडियो सर्वेलेंस टू प्रिवेंट बूथ कैप्चरिंग और फेक वोटिंग। मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी जिसमें रिमोट और डिफरेंटली एबल्ड वोटर्स अपना वोट इजीली कास्ट कर सके। लाइव टर्नआउट शेयरिंग सिस्टम यानी रियल टाइम वोटर टर्नआउट फिगर्स डिजिटली अपडेट हो जाएं, which prevents false narrative building during poll hours। ये रिफॉर्म स्पेशली उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जहां पे वायलेंस या माल प्रैक्टिसेस की हिस्ट्री रही हो। वेस्ट बंगाल में जैसे हाई टेंशन जोन है, पंजाब का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग ने वोटिंग प्रोसेस को बहुत ही सेफर और क्रेडिबल बना दिया। अब इसके लीगल बेसिस जो है, ये जो बाई इलेक्शंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत उनके अंडर कंटेस्ट किया जाता है, सेक्शन 151 क्लॉज ए उसके अंडर। और इनको जो है ईसीआई रिफॉर्म्स टेस्टिंग लैब्स की तरह हम ये यूज करता है। ये यानी पहले बाईपोल्स में रिफॉर्म्स टेस्ट किए जाते हैं, फिर जनरल इलेक्शन में उसको स्केल अप किया जाता है। अब ये जो रिफॉर्म्स है डायरेक्टली कहाँ लिंक करेंगे हम? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। या फिर हम लोग क्या किसके बारे में बात कर सकते हैं? ये टॉपिक कहाँ रेलेवेंस हो जाएगा? गवर्नेंस के लिए रेलेवेंस हो जाएगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आप अगर ये एग्जाम्पल दोगे तो इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। तो हमने अभी यहाँ पे देखा कि इलेक्शन कमीशन ने टेक एनेबल्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए बाई इलेक्शंस में। कैसे ये नए रिफॉर्म्स एक्चुअल वोटर बिहेवियर पे इंपैक्ट करेंगे, दैट वी विल फाइंड आउट नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं कि जो रिफॉर्म्स हुए थे उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया था उनका फोकस था ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और वोट को ट्रस्ट में बदलना। अब ये हम यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन वाइज कैटेगरीज कैसे करी गई थी। जो 1000% वेबकास्टिंग है एट पोलिंग स्टेशन, ये एक बहुत ही गेम चेंजर रिफॉर्म बन गया जहां हर बूथ पे कंप्लीट वीडियो मॉनिटरिंग होती थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? जो बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग जैसे प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम उसको हम डिस्करेज कर पाए। रियल टाइम फीड जो होती है इलेक्शन कमिश्नर ऑब्जर्व करेगा, आरओ ऑब्जर्व करेगा और इवन स्टेट ऑफिशियल्स के पास चले जाएगा, ensuring accountability on ground। मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी की भी बात हो तो ईसीआई ने पोलिंग बूथ्स के बाहर मोबाइल फोन ड्रॉप जोन बना दिए जहां वोटर्स अपने फोन डिपॉजिट करके डिस्ट्रैक्शन फ्री और फेयर वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाए। ये मूव मेनली इसीलिए था कि वोट सीक्रेसी और बूथ डिसिप्लिन मेंटेन रहे, स्पेशली हेल्पफुल इन अर्बन बूथ जहां पे यूथ वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है। रियल टाइम टर्नआउट डेटा जो शेयर किया, एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया उन्होंने जहां लाइव टर्नआउट डेटा शेयर होगा। अब इसके फायदे क्या होंगे? ये जो फेक न्यूज आती है टर्नआउट रूमर से, उससे बच जाएंगे हम।
कंस्टिट्यूएंसी वाइज ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। ये सिस्टम वोटर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और पोलिंग डे पे डेटा मैनिपुलेशन नैरेटिव्स को नेगेट कर देगा कंप्लीटली। तो अगर हम ऐसे बात करें सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सेक्शन में, ये आप जो रिफॉर्म्स रिसेंटली हुए उसको आप मेंशन कर सकते हो। तो जो ये ईसीआई के जो लेटेस्ट रिफॉर्म टूल्स है जिनके जरिए इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस बन रहा है एक बहुत ही डिजिटली एम्पावर्ड। हम लेट्स सी कि कैसे बाई इलेक्शन रिजल्ट पे इन रिफॉर्म्स का कोई विजिबल इम्पैक्ट दिखा या नहीं। लेट्स एक्सप्लोर दैट। तो आप रिफॉर्म्स तो हो गए, लेकिन उस पे ग्राउंड पर उनका क्या इम्पैक्ट दिखा। हम देखेंगे रिसेंट बाई इलेक्शन रिजल्ट्स और उनसे जुड़े पॉलिटिकल शिफ्ट्स जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक है इलेक्शन कमीशन के ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव से। जो आपका एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट देखा आपने, आम आदमी पार्टी ने गुजरात और लुधियाना में जीत हासिल की, जो दिखाता है कि पार्टी के इन्फ्लुएंस दिल्ली के बाहर भी एक्सपांड हो रही है। अब ये जो ट्रेंड है वो इंडिकेट करता है कि न्यू फेज ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इंक्रीज हो रहा है, जहां रीजनल पार्टीज पैन इंडिया एस्पिरेशंस लेके चल रहे हैं। रीजनल साउथ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रिमेन स्टेबल, कहीं जगहों पर ट्रेडिशनल पार्टी डोमिनेंस बरकरार रखते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी नीलमपुर सीट रिटेन की और बीजेपी ने भी। ऐसे ऐसे कई स्टेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लोकल भी रहेंगे, तो उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छे मार्जिन से दे वन द इलेक्शन। अब ये सारा मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि रिफॉर्म्स के बावजूद इलेक्ट्रोल डायनामिक्स होते हैं ना, वो ये जो रिफॉर्म्स अभी लॉन्च किए वो बताता है कि रीजनल लॉयल्टी और स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट होती ही है। तो अगर हम परसिस्टेंट वायलेंस की बात करें, अगला पॉइंट, ये चैलेंज है इन वेस्ट बंगाल ज्यादा दिखाई देता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट ये भी रहा है कि वेस्ट बंगाल में पोल रिलेटेड वायलेंस अभी भी समस्या बना हुआ है डिस्पाइट ईसीआई के एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स। तो ऐसे रिफॉर्म्स जो है दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी कितने हद तक इफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे हमने ये देखा मेंस के एनालिसिस में, अगर भी आपको लिखना है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बोलेगा कि इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन एड्रेसिंग द माल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप यू डोंट हैव टू कोट द कौन से पार्टी ने कितने सीट जीते एक्सेट्रा, बट देन यू कैन राइट अ प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर दिस। तो हमने देखा कि एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली कि इंडियाज इलेक्टोरल रिफॉर्म के लैंडस्केप को, जिसमें टेक ड्रिवन इनोवेशन तो है लेकिन अभी भी कुछ ग्राउंड रियलिटीज है और उनको वो चैलेंज करता रहता है। तो हमने अभी ये देखा कि कैसे बाई इलेक्शन जो है रिफॉर्म्स के लैबोरेटरीज बने। अब करते हैं उन रिफॉर्म्स के फ्यूचर पोटेंशियल की बात, जहां पे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2026 का जनरल इलेक्शन। ये स्लाइड हम हाईलाइट करेंगे पायलट रिफॉर्म्स को फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन तक कैसे ले जाया जा सकता है। स्केलेबिलिटी और एक्सपांशन की जब भी बात होगी तो सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित है ये, जैसे वेबकास्टिंग, रियल टाइम टर्नआउट डेटा एक्सेट्रा। नेशन वाइड स्केल अप इंप्लीमेंटेशन हम इसका कर सकते हैं। इससे बनेगा एक डिजिटल ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल सिस्टम जहां पे अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट मिलेगा। वेबकास्टिंग क्या होता है, ये एक रिमोट ओवरसाइट हो जाती है जहां ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग मुश्किल हो जाएगी, जैसे नक्सल हिट एरियाज एक्सेट्रा। वहां पे ये कॉम्प्रहेंसिव लाइव वीडियो फीड्स कैन ब्रिंग रियल टाइम विजिलेंस। एग्जाम्पल के तौर पे थिंक ऑफ ऑब्जर्वर्स मॉनिटरिंग सेंसिटिव बूथ्स इन कश्मीर फॉर सेंट्रल कमांड सेंटर्स इन दिल्ली। तो ये ऐसे यूज हो सकता है। रियल टाइम डेटा अगर हम बात करेंगे तो रियल टाइम क्या करेगा, ये डेटा क्या करेगा, मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा, फेक टर्नआउट डेटा या व्हाट्सएप को रूमर्स को, ये जो नैरेटिव्स होते हैं फेक, वो उससे हम बच पाएंगे। अब ये ट्रांसपेरेंसी सिर्फ सिस्टम में नहीं है, मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स में भी हम उसमें क्लैरिटी ला सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू अडेप्ट दिस। जैसे जैसे ईसीआई डिजिटल ओवरसाइट टाइटन करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी पोल मशीनरी में ग्रेटर डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। ये शिफ्ट बूथ वायलेंस, मैनिपुलेशन, ब्लेम गेम एक्सेट्रा को ग्रेजुअली रिड्यूस कर देगा। ये जो रोड मैप हमने देखा, अब ये सारा रेलेवेंट हो जाता है GS2 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। एंड रोल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ईसीआई का क्या रोल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा में आप इसको रेलेवेंट बना सकते हैं।
वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स हमेशा लिखना। आप जब भी आंसर लिखोगे तो आप हमेशा एक वे फॉरवर्ड में 2 सॉल्यूशंस देना ही है आपको एग्जाम में। अब ये जो देखा हमने कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, एक ट्रस्ट का फाउंडेशन हम बना सकते हैं इंडिया के डेमोक्रेसी में। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इशू, एक ऐसे चोक पॉइंट की जो दुनिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लाइफ आर्टरी है, जहां टेंशन का मतलब है ग्लोबल ऑयल प्राइस एक्सप्लोजन। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये एक बहुत ही नैरो बट स्ट्रेटेजिक वाटरवे है जो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान के साथ। अब इसका इंपॉर्टेंस ये है, आप जान लो थोड़ा सा शॉर्ट में। 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड जो है और 25% एलएनजी मूवमेंट पासिस थ्रू दिस नैरो स्ट्रेट। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया का इंपोर्ट्स नियरली 60% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल हैज बीन डन फ्रॉम मिडिल ईस्ट। मतलब अगर यहाँ डिसरप्शन होती है, इंडिया के फ्यूल सप्लाई चेन्स इंस्टेंटली वल्नरेबल हो जाएंगे। टेंशन का सोर्स यहाँ पे क्या है? ये जो रिसेंट एस्केलेशन हुआ है ईरान और इसराइल के बीच, जिसका जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट हार्मोज स्ट्रेट के इसमें भी दिखा। नेवल मूवमेंट टाइट हो जाएगी और इंश्योरेंस प्रीमियम्स, फ्रेट कॉस्ट और सप्लाई डिलेज सब बढ़ जाएंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे 2 एस्पेक्ट है, रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। रिस्क ये है कि अगर ये डिसरप्शन लॉन्ग चली तो इंडिया को ऑल्टरनेट इंपोर्ट रूट्स ढूंढने पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी ये है कि ग्लोबल सप्लाई टाइट होने से इंडिया के जो रिफाइनर्स हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। रिलायंस हो गया या आईओसी हो गया, ये जो जेट फ्यूल और डीजल एक्सपोर्ट से ज्यादा कमा सकते हैं हम लोग, स्पेशली टू यूरोप जहां पे डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट पे ज्यादा है। यानी डिसरप्शन इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म चैलेंजेस, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट प्ले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक रिलेटेड रहेगा इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की थीम को। आपने देखा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्ट्रेटेजिक स्नैपशॉट देखा कि कैसे इंडिया का क्या इमीडिएट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो रिफाइनर्स हैं इंडिया के, उनमें इसका इफेक्ट कैसे बनेगा और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट बन गया है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ग्लोबल ऑयल डायनामिक्स पे इसका क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये 3 डेटा पॉइंट्स हैं जहां पे बताएंगे कि क्यों हॉर्मुज में कोई भी डिस्ट्रप्शन दुनिया भर में रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा। 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल फ्लो वाया हॉर्मुज होता है। हर दिन दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई यानी 5 बैरल में से 1 बैरल उसी से गुजरता है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे छोटी सी जियोपॉलिटिक क्राइसिस भी होगी तो ग्लोबल प्राइसेस में इंस्टेंटली स्पाइक हो जाएगा। थिंक ऑफ ब्रेंट क्रूड जंपिंग जो ओवरनाइट हुआ था। तो 24% का जो यूरोपियन यूनियन का डिपेंडेंस है, डीजल डिपेंडेंसी, यहीं से आते हैं मिडिल ईस्ट गल्फ से, मोस्टली वाया द हॉर्मुज रूट। तो अगर डिसरप्शन होती है तो यूरोप का डीजल शॉर्टफॉल होगा और वही गैप इंडिया जैसे एक्सपोर्टर्स फिल कर सकते हैं, स्पेशली वाया डीजल एक्सपोर्ट कर से। अब ये एक स्ट्रेटेजिक विंडो बन जाएगी हमारे इंडियन रिफाइनर्स के लिए। 60% ऑफ इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स है जो मिडिल ईस्ट से है। क्रूड ऑयल हम वहां से इंपोर्ट करते हैं एंड ऑब्वियसली वो सब हॉर्मोज से ही होके आते हैं। मतलब इंडिया के लिए ये नॉट जस्ट एन एक्सटर्नल इशू बन गया है, अब ये कोर एनर्जी सिक्योरिटी इशू बन चुका है। ये फिगर्स जो है आपको आंसर्स लिखते वक्त डेटा बैक्ड डेप्थ देते हैं। GS3 के एनर्जी सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आप कभी भी कोई इंडिया का लुक वेस्ट पॉलिसी हो या कोई और भी कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो, यू कैन मेंशन दीज नंबर्स। एक बहुत ही डेटा सेंट्रिक व्यू हुआ कैसे कि वल्नरेबल और अपॉर्चुनिटी रिच हार्मोन डिस्ट्रप्शन, हार्मोन्स का जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है इसमें ये हम देख सकते हैं। जब ग्लोबल क्राइसिस होता है ना तो सिर्फ थ्रेट नहीं, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो ही जाती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्ट्रप्शन के केस में इंडियन ऑयल के रिफाइनर्स के लिए एक हाई पोटेंशियल विंडो खुल जाता है। हम देखेंगे कि कैसे ये 3 मेजर अपॉर्चुनिटीज है जो इंडियन रिफाइनिंग इकोसिस्टम को मिल रहे हैं। सप्लाई गैप क्रिएशन इन यूरोप, अगर हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा तो यूरोप के जेट फ्यूल और केरोसिन लॉजिस्टिक्स सबसे पहले इंपैक्ट करेंगे। ये जो डिसरप्शन बनाएगा सप्लाई गैप, स्पेशली इन नेशंस लाइक जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड। अब ये जो गैप है हम भर सकते हैं
जो एक रिफाइनिंग सरप्लस कंट्री है विद कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट कैपेसिटी। इंडिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, उनकी इंडिया के पास एशिया की सबसे बड़ी और मॉडर्न रिफाइनरीज है। जामनगर में रिलायंस है, वडिनार में नायरा एनर्जीज का है और कोची में भी बीपीसीएल है। इस सब कैपेसिटी को रैंप अप करके यूरोप और वेस्ट एशिया के मार्केट को सर्व कर सकते हैं, स्पेशली इन डीजल एंड एविएशन फ्यूल। ये आर नॉट जस्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाने की बात, बल्कि इंडिया को एनर्जी ट्रेड लीडर पे भी हम एस्टेब्लिश कर सकेंगे। प्राइस रियलाइजेशन, जब भी ग्लोबल शॉर्टेज हो जाता है, पर इंडियन रिफाइनर्स क्या कर सकते हैं, बेटर प्राइस रियलाइजेशन कर सकते हैं, यानी हर लीटर डीजल और जेट फ्यूल एक्सपोर्ट पे ज्यादा मार्जिन लगा सकते हैं। अब इसका सीधा इम्पैक्ट होगा, इंडिया के ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो जाएगी, रिफाइनरी प्रॉफिट मार्जिन सर्च कर जाएंगे और रूपी की स्टेबिलिटी भी इनडायरेक्टली उनको भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात हो ना, तो अब ऐसे अपॉर्चुनिटीज कैसे अराइज होती है, कैसे हम इंडिया को एक बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन राइट दैट। जैसे हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू वोलेटाइल ग्लोबल एनर्जी इश्यूज, यू कैन राइट दिस थिंग्स ऑन दैट। हम अभी नेक्स्ट देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में क्या पॉलिसी मेजर्स होने चाहिए जिससे इंडिया की अपॉर्चुनिटी जो है सस्टेन कर सके बियॉन्ड द क्राइसिस। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट नाउ। यहाँ पे विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल भी हो चुका है ना इंडिया के लिए। इसमें यहाँ पे हम समझते हैं कि पूरे सिचुएशन में इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। जब भी हम जियो इकोनॉमी की बात करते हैं, उनका रोल, तो इंडिया के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट से ट्रेड सरप्लस इंप्रूव हो सकता है और इंडिया का ग्लोबल रिफाइनिंग रोल और स्ट्रॉन्ग भी दिख जाएगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ तब तक पॉजिटिव है जब तक डिसरप्शन प्रोलॉन्ग ना हो, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट से सप्लाई और ज्यादा अनस्टेबल हो गई तो इंडिया की खुद की एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क पे आ जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात हो तो एक क्राइसिस दिखा देता है कि हमें जरूरत है ऑयल इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की किसी और कंट्री से। इंडियन नेवी प्रेजेंस को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में जहां से एनर्जी लाइफलाइंस गुजरती है। हॉर्मोज क्राइसिस ने ये बता दिया कि एक्ट वेस्ट या सागर जैसे इनिशिएटिव्स कितने इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकली भी बात करेंगे ना, एक बैलेंसिंग एक्ट देखोगे आप, इंडिया के लिए ऐसा सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि ईरान, इजराइल और गल्फ कंट्रीज तीनों के साथ हमारे स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इजराइल के साथ डिफेंस टेक है और यूएई सऊदी के साथ एनर्जी पार्टनरशिप। अब ये तीनों बैलेंस करना, इट्स अ मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, बहुत ही हमारे रियल टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। इन्फ्लेशन रिस्क भी रहेगा, अगर फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन हो रहेगा रीजन में तो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस जो है स्पाइक करेंगे और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा फ्यूल सब्सिडीज में इंडिया पे, या सीपीआई इन्फ्लेशन पे भी दिखेगा और जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर और प्रेशर बढ़ेगी। जब स्ट्रेटेजिक गेन के साथ साथ स्ट्रेटेजिक कॉशन भी लेना जरूरी है। हमने देखा कि जो इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें भी आप ये रिलेट कर सकते हो कि कोई अगर हमारा जियोपॉलिटिकल रिलेशन कैसा है इंडिया का बाकी कंट्रीज के साथ, स्पेशली मिडिल ईस्ट के साथ एक्सेट्रा। तो हमने अभी यही देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो स्ट्रेटेजिकली और अदरवाइज भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर सेशन, एक है इकोनॉमी पॉलिसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। अभी आप देखोगे कभी भी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो एम्प्लॉयमेंट इंप्रूवमेंट करेगा ही, लेकिन जो मई 2025 ने ये देखा कि पुरानी जो थियरी है उसी को चैलेंज कर दिया। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डाइवर्जेंस। जब इन्फ्लेशन गिर रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना कैसे पॉसिबल है। ये जो डेटा का स्नैपशॉट है मई 2025 का, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है 3% तक नीचे चला गया। जो आरबीआई का टारगेट होता है वो 4% होता है एंड इट इज वेल विद इन द लिमिट्स। लेकिन उसी दौरान अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया, अप्रैल के 5.1 से लेकर अभी हो गया है 5.8%। ये इंडिकेट करता है डिस्कनेक्ट बिटवीन इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड एक्चुअल इकोनॉमिक रिकवरी, especially in terms of job creation.
इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड फिलिप्स कर्व की अगर बात करेंगे तो 2016 में आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया, जिसमें रेपो रेट को मेन टूल बना दिया टू कीप इन्फ्लेशन विद इन 4% ±2। लेकिन ट्रेडिशनली फिलिप्स कर्व ये कहता है कि इन्फ्लेशन कम करो, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, इन्फ्लेशन बढ़ाओ तो जॉब्स भी बढ़ती है। बट इंडिया में अब ये रिलेशनशिप बहुत ही वीक हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अब भी स्लगिश ही देखी गई। अब फूड इन्फ्लेशन डिक्लाइन की बात करेंगे और ये बहुत ही अपोजिट होता है जॉब रिकवरी से। फूड और प्राइस का इन्फ्लेशन जो है वो अक्टूबर 2024 में 12% तक था, उसको गिर के अभी वो 1% तक हो गया। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम होती जा रही है, लेकिन इसका जॉब क्रिएशन पे कोई मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख ही नहीं रहा। दैट मीन्स प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू डिमांड लेड जॉब ग्रोथ। जब भी हम ग्रोथ स्टेबिलिटी वर्सेस ट्रेड ऑफ की बात करते हैं, या आरबीआई का जो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है ना, उसका भी क्या इम्पैक्ट है, कैसे इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज रिलेट दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स टू दैट थीम। ये एक बहुत ही मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक पजल हो गया है जॉबलेस डिसइंफ्लेशन। हम देखेंगे इसका रूट कॉज क्या है, पॉलिसी मेकर्स क्या थिंक कर सकते हैं टू रिवाइव जॉब क्रिएशन। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जॉब्स नहीं बढ़ रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स को हम क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेशन कंट्रोल के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल को तो जरूरी है ही, लेकिन जॉब क्रिएशन को भी इक्वल प्रायोरिटी देना होगा। यानी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ फिस्कल पॉलिसी जो भी है वो है उसको भी एक्टिवेट करना होगा, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में डिमांड क्रिएट करे। और अगर सेक्टर स्पेसिफिक हो, भारत की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी डिपेंड करती है एमएसएमईज, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, अलाइड एक्सेट्रा पे। तो इसीलिए टारगेटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर हो, पीएलआई स्कीम जैसे होते हैं, और क्रेडिट सपोर्ट इन्हीं सेक्टर्स को मिलने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे, जैसे मुद्रा लोन हो गया, तो उससे क्या होता है, इट विल गिव सर्टेन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ, और एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा और बूस्ट मिलेगा ये सारी चीजों से। इंडिया का जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, इट इज स्टिल पीरियडिक बट वी नीड टू रियल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेटा, जैसे हम उसको यूज करके पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा सा एजिलिटी लाए। पॉलिसी डिलेड हो जाएगी तो पॉलिसी पहुंचेगी ही नहीं मार्केट तक, लेबर्स तक। पॉलिसी इंटीग्रेशन भी जरूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी को सिर्फ इन्फ्लेशन तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, उनको लिंक करेंगे एम्प्लॉयमेंट के साथ, इनइक्वालिटी के साथ, इनकम सिक्योरिटी के साथ। कोऑर्डिनेटेड मैक्रो पॉलिसी का फ्रेमवर्क अगर हम लेके आएंगे ना, तो मे बी वी कैन टैकल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जहां आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री सब एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। ये जो टॉपिक है हमारे लिए GS3 के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, या आप बात कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम हम कैसे उसको और रिफॉर्म्स ला सकते हैं, या कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन और बेटर बना सकते हैं। तो आज की इंडियन इकोनॉमी का जो सिर्फ एक स्टेबल प्राइसेस के तक लिमिटेड नहीं है, प्रोडक्टिव जॉब्स भी होने जरूरी होते हैं। हम ऑलवेज वी हैव टू थिंक इन द डायरेक्शन कि हम कैसे ये मैक्रो स्ट्रेटेजी को बैलेंस बना सके। हमने हमने बहुत अच्छे से सारे इश्यूज देखे इस सेशन में। इलेक्शन कमीशन के प्रोएक्टिव रिफॉर्म्स देखे, जिनका मकसद है इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, डेमोक्रेटिक ट्रस्ट बढ़ाना। अभी 2029 का जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उनके लिए डिजिटल फर्स्ट इलेक्टोरल मॉडल का एक बेस रेडी हो रहा है। सेकंड देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसमें इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे कैसे बात आएगी और अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्या क्या बन सकती है, देखा हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डायनामिक्स कैसे इन्फ्लेशन के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट हम अभी भी उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। अभी इस वर्ल्ड में पॉलिसी सिलोज का जमाना चला गया है। हमें चाहिए कि इंटीग्रेशन बिटवीन इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस।
तो ये टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छे से एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप ना GS2 और GST का सिलेबस को ना एक बार अच्छे से रिवाइज करो और कनेक्ट करने की कोशिश करो कि हमने आज जो भी डिस्कस किया और जो आपने आर्टिकल्स पढ़े न्यूज़पेपर में कैसे ब्यूटीफुली इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपको एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी कैसे हम गवर्नेंस को इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। दिस इज मी सुप्रिया and you are watching Veranda IAS current affairs session. We will meet tomorrow again. Till then, stay curious and stay committed. Thank you very much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.